हेलो स्टूडेंट्स, तो ये न्यू टॉपिक है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? ठीक है, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है स्टेट का मतलब कौन सा गैस होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए। तो ये देखा गया कि C1 से C4 तक, और जो नियोपेंटेन होता है, नियोपेंटेन का मतलब जो इस तरीके से देखो, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होंगे और नियो का मतलब सेकेंड कार्बन में 2 कार्बन ग्रुप लगे होंगे, इसे कहते हैं नियोपेंटेन। तो C1 से C4 तक और नियोपेंटेन ये सब कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं C5 से लेके C17 तक, ये सब के सब होते हैं कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। C5 से C17 तक कलरलेस लिक्विड। और इसके आगे जो भी हैं हायर, इसके आगे जो भी हैं वो क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। अब रीजन क्या है? देखो सीधा सा फंडा क्या हो गया इसका रीजन, अगर आप पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सीधा सा रीजन है जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे या कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा उतना क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? क्योंकि ये कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब इनमें कोई चार्ज ही नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। नॉन पोलर होंगे तो इसके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है वीक वैंडरवॉल फोर्स, वीक वैंडरवॉल फोर्स। और जो वीक वैंडरवॉल फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना क्या होगा? वीक वैंडर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए तो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? पहले वाले गैस होते हैं, उसके बाद फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फिर लिक्विड हो जाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड हो जाते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जो नॉन पोलर होते हैं उसमें वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल पास आएंगे। इस वजह से क्या होता है? उसका जो स्टेट है वो चेंज होती जाती है। पहले स्टेट क्या थी? गैस, फिर स्टेट किस में हुई? लिक्विड में, और फाइनली किस में हो गई? सॉलिड में, जैसे जैसे हमने कार्बन को बढ़ाते चले गए। अब इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज डेंसिटी। देखो सबके केस में सेम चलेगा, सबके केस में, चाहे आप यहां से आप कोई भी कंपाउंड को लेंगे हम, सब में सेम चलेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाता जाऊंगा यानी हायर एल्केन आता जाएगा, हायर एल्केन। जैसे जैसे हायर एल्केन आता जाएगा क्या होगा? मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना मास बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि जो मास इंक्रीज होगा वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम इंक्रीज। और जब मास ज़्यादा होगा तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी डेंसिटी बढ़ेगी अगर मास बढ़ेगा तो। यानी ओवरऑल क्या होगा? जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाएंगे डेंसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो क्या होगा? मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अब इसमें बताओ किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? अब ये 4, 3, 2 and 1, तो इसमें ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, उतना डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी ब्यूटेन की, फिर प्रोपेन की, फिर इथेन की, और सबसे कम है मीथेन की। तो डेंसिटी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है? कि टॉप टू बॉटम जाते समय मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो मास इंक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम इंक्रीज। और जब मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा? डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी और मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो सबके साथ चलेगा, मैंने पहले कहा हुआ सबके साथ यही चीजें चलेंगी। बॉइलिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, मैंने अभी कहा था आपको ये नॉन पोलर होते हैं, तो इसमें क्या होगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा किस पे? सरफेस एरिया पे। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब मैंने कहा आपको, सपोज करो ये देखो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है हमें ये वाला, जितने कार्बन एटम ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जितने कार्बन ज्यादा होते जाएंगे उतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी अगर मैंने से कहा 1, 2, 3 एंड 4, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? 4 सबसे ज्यादा, 3, 2 एंड 1। ये तो तब था जब क्या होगा? ये स्ट्रेट चेन में होंगे। ये कैसे होंगे? स्ट्रेट चेन में। अगर सपोज करो स्ट्रेट चेन की जगह पे उसने क्या किया? ब्रांचिंग दे दी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम रखे उसने, लेकिन उसने क्या कर दिया? ब्रांच कर दिया। तो इसके लिए ध्यान रखना कि जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी, मोर ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा। वैन डर वाल्स फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन देता है, मैंने कहा 5 कार्बन के बेस पे दे दो। देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। बाकी यहाँ पे क्या करना? अपने हाइड्रोजन लगा देने। सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने? 5 में से 4 कार्बन स्टेट में रखे, 1 ब्रांच कर दिया। तीसरे में मैंने क्या किया? थर्ड में 3 कार्बन स्टेट रखे, 2 ब्रांच बना दी। देखो ये 2 ब्रांच है, ये मेन चेन है। कभी भी ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर की मेन चेन बनती है। ये मेन चेन थी और इसमें मैंने क्या किया? ब्रांचिंग कर दी। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है? थर्ड वाले में। तो जितना इसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। यानी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट थर्ड में, फिर सेकंड में, क्योंकि 1 ब्रांचिंग है, यहाँ 2 ब्रांचिंग है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स कम लगेगा, तो कम हीट देनी पड़ेगी उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इसीलिए इसका ऑर्डर 3 to 1। तो ब्रांचिंग देखनी है आपने कि ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रांचिंग कर दी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब सपोज आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने। बड़ा क्वेश्चन कैसे? देखो ये है आपके पास CH3, CH2, CH3, इसके आगे H लगा देना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बाकी सारे H लगा देना। पहला ये हो गया। सेकंड में उसने क्या किया? ये वाला कंपाउंड दे दिया। तीसरे में ये दे दिया आपको, चौथे में ये दे दिया आपको, फिफ्थ में ये दे दिया आपको, और सिक्स्थ में ये दे दिया आपको। अब क्या है कि इतने सारे ऑप्शन हो गए, अब आप किसको बोलोगे कि सबसे पहले सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? कार्बन एटम चेक करो। देखो पहले उसमें 1, 2, 3 कार्बन एटम है, दूसरे में 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम, थर्ड वाले में भी 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम, नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम, इसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम। अब सवाल आता है कि किसको करे? तो देखो सबसे पहले दिमाग में लगा दो आप कि जो 5 वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो 5, 5, 5, यानी इन तीनों में से एक होगा। अब इन तीनों में देखो स्ट्रेट लाइन कौन सा? स्ट्रेट लाइन 4 वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो 4 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो एक ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच है, तो जिसकी कम ब्रांच है उसे प्रेफरेंस देंगे, यानी 5 वाले को। उसके बाद फिर 6 वाले को, क्योंकि 6 के अलावा ऑप्शन ही नहीं बचता। अब
5 के बाद कौन बच गए, 4 बच गए। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इन दोनों में से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ब्रांच है, तो पहले स्ट्रेट लाइन को प्रेफरेंस मिलेगा, तो हमने 2 को प्रेफरेंस दे दिया। उसके बाद 3 को प्रेफरेंस मिल गया, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे कम है वो सबसे बाद में। तो ये ध्यान रखना कि कैसे आपको चेक करना है बॉइलिंग पॉइंट का। ये बोर्ड लेवल, सीईटी लेवल, कंपटीशन लेवल सब में पूछा जाता है। फिजिकल में केवल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी पे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चन आपका बॉइलिंग पॉइंट का है। नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग इज मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट का देखा था, अब है मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम यही होता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट का होता है। जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं होता है, रेगुलर ट्रेंड। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहले कि सिमेट्री पे डिपेंड करता है। जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी यानी सिमेट्रिकल ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन, कार्बन कंटेनिंग एल्केन, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किससे? ऑड नंबर से। ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन से ज़्यादा, इन द सेंस मतलब ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा एल्केन है, C4 एस्टर, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -135। अब क्या हुआ, जैसे C4 के बाद C5 गया तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। देखो ये बढ़ा है, माइनस का साइन है, ये इंक्रीज हुआ है -130। अब इसके बाद देखो 5 के बाद 6 हो गया तो देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। यानी कि ऑड नंबर का कम इंक्रीज होगा और इवन नंबर का ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ 5 से 6 गया तो देखो 30 से 95 में आ गया सीधा। अब फिर देखो ये इवन है, 6 कार्बन, इसके बाद 7 में गया, देखो थोड़ा सा डिफरेंस आया, फिर 90 -95 से -90। तो इवन नंबर में जो इंक्रीमेंट होता है वो कम होगा एज कंपेयर टू इवन नंबर। रीजन क्या है कि जो इवन नंबर होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिमेट्रिकल पे है। क्योंकि जो इवन नंबर के होते हैं वो सिमेट्रिकल ज़्यादा होते हैं, सिमेट्रिकल ज़्यादा होते हैं। तो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा कोई कंपाउंड, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो 1 2 3 4 एक कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये है। अब देखो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि दिस वन इज नियोपेंटेन, नियोपेंटेन इज मोर सिमेट्रिकल। आपको दिख रहा है, दिखने में सिमेट्रिकल ये ज़्यादा लग रहा है इसके कंपैरिजन में। तो जितना सिमेट्रिकल ज़्यादा होगा, जितना सिमेट्रिकल ज़्यादा होगा, ओवरऑल दिखने में आपको एक जैसा लग रहा है या 2 इक्वल पार्ट में आराम से डिवाइड हो सकता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा था इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है 1 2 3 4, तो आप 20 से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो वहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। और इसकी जो लास्ट हेडिंग है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है किसमें सॉल्युबल है। तो जो एल्केन होता है, जनरली एल्केन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर मैं इसे वाटर की बात करूंगा तो वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का। वाटर में चार्ज डेवलप होता है जबकि एल्केन में नहीं होता है। एल्केन का रीजन क्या है नॉन पोलर का, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसका 2.5 होता है, इसका होता है 2.1, तो सिमिलरिटी होती है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से क्या होगा, नो चार्ज डेवलप, ओरिजिन नहीं होगा चार्ज का। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये नॉन पोलर हो गया। और वाटर क्या होता है, पोलर होता है। वाटर को हमने देखा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज, और ये प्लस चार्ज।
तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना है, ये कभी भी ध्यान रखना, नॉन पोलर पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि सॉल्युबिलिटी फिर भी चेक करके बताओ, तो ध्यान रखना जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा उतना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब छोटे कंपाउंड तब भी एक बार के लिए क्या होंगे, थोड़े बहुत मिक्सअप हो सकते हैं, लेकिन जितना कार्बन एटम बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। किसमें, इन वाटर। रीजन क्या है, वाटर इज पोलर और ये है नॉन पोलर। तो जितना नॉन पोलर को बढ़ाते जाओगे, नॉन पोलर बढ़ते जाएगा, उतना क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन जो एल्केन होता है, एल्केन क्या होगा, सॉल्युबल होगा। किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एल्केन इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। जैसे नॉन पोलर कौन से हो सकते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या बेंजीन, ईथर, एल्कोहल। बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर, एल्कोहल, एसेट्रा। तो ये क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा और पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं लेकिन पोलर में नहीं होंगे। तो दिस इज क्या, सॉल्युबिलिटी। इसमें एक डेंसिटी वाला रह गया था। जो डेंसिटी होती है एक्चुअल में, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से कम होती है। ध्यान रखना, एल्केन की डेंसिटी वाटर से कम होती है। वाटर से क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ठीक है, वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, इसकी होती है लगभग 0.8 ग्राम पर ml। यही रीजन है, देखो एल्केन में जनरली पेट्रोल आता है, तो जो पेट्रोल होता है वाटर के ऊपर से फ्लोट करता है। जैसे वाटर है तो इस वाटर के ऊपर से क्या होगा, पेट्रोल होगा, पेट्रोल। तो पेट्रोल वाटर के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि जो एल्केन होता है, एल्केन से मिलके पेट्रोल बनता है, और इन जो एल्केन है उसकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है, और कम होगी तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसीलिए पेट्रोल जनरली वाटर के ऊपर तैरता रहता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो पेट्रोल है वाटर के ऊपर जनरली क्यों फ्लोट करता है, तो रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ एल्केन या पेट्रोल इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई पेट्रोल फ्लोट। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होता है। थैंक यू।